So student, today we are going to discuss another very important topic that is related with the hydroनेफ्रोसिस। तो अगर हम CK2 को देखें तो बच्चों ये इसका लास्ट टॉपिक बनता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, उसके बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक बनते हैं रीनल सिस्टम के आपके स्टेप 2 CK के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारे पास जेनिटल एरिया से रिलेटेड जितने टॉपिक्स होंगे फिर इंशाल्लाह हमको 3-4 दिन में वो खत्म हो जाएंगे। तो आपके दो सिस्टम कलेक्टिवली यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। इसके बाद फिर हिमा या जीआईटी में से हम एक सिस्टम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर उसको हम वाइंड अप करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस का क्या मतलब होता है। सर हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो क्या मतलब है? वाटर। नेफ्रोसिस का क्या मतलब है कि अगर ये वाटर क्या करता है हमारी किडनी की तरफ जाता है और ये किडनी के अंदर जाकर मतलब वाटर डिपॉजिट होकर किडनी को डैमेज करता है, दैट इज कॉल्ड द नेफ्रोसिस, ठीक है जी। यूरिन या वाटर की अकेमुलेशन की वजह से अगर आपकी नेफ्रॉन डैमेज हो रही है या आपकी किडनी इफेक्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है जी। तो वाटर अकेमुलेशन, नेफ्रोसिस क्या मतलब है? इफेक्ट किडनी। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस को अगर हम डिफाइन करें तो हाइड्रोनेफ्रोसिस इज द कंडीशन, हाइड्रोनेफ्रोसिस is a pathological condition, pathological condition that occurs due to accumulation of urine into the kidney is called the hydronephrosis। तो बच्चों अगर आपकी किडनी के अंदर वाटर या यूरिन के मोस्ट, क्योंकि वो तो यूरिन ही होता है ना आपकी किडनी के अंदर जिसकी फिल्ट्रेशन होकर जो आगे जा रहा होता है, अगर हमारे पास वही यूरिन आपकी किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाए या वो आगे एक्सक्रीट ना हो रहा है और किडनी में डिपॉजिट हो रहा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोनेफ्रोसिस। बच्चों यहाँ पर आप देखो कि ये मेरे पास क्या है, रीनल कैलिसिस। ये हमारे पास क्या है, ये दरमियान वाले ये मेजर कैलिसिस हैं, फिर आगे माइनर कैलिसिस है। तो ये ऊपर वाले पैरामिड्स होते हैं, इनको कहते हैं रीनल पैरामिड्स। पैरामिड से यूरिन निकलता है और इन्हीं पैरामिड्स के अंदर आपकी नेफ्रॉन्स होती हैं, ठीक है। वो मतलब बहुत छोटा यूनिट होते हैं बच्चों। पैरामिड्स आपके पास यूरिन को कहाँ पर ड्रेन करते हैं? ये मेजर माइनर कैलिसिस के अंदर। माइनर कैलिसिस भी ड्रेन करती है मेजर कैलिसिस के अंदर। फिर मेजर कैलिसिस आपके पास यूरिन को ड्रेन करता है। ये जो दरमियान में को बड़ा सारा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो मैं अभी आपको यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, इसको हम पेल्विक रीजन कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर यूरिन आता है, फिर यूरिन हमारे पास यूरिटर में, फिर यूरिटर से यूरिनी ब्लैडर में, फिर यूरिनी ब्लैडर से यूरिथ्रा में, और फिर यूरिथ्रा से हम यूरिन को क्या कर देते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। लेकिन सर अगर मेरे पास इस यूरिनरी ट्रैक के अंदर कहीं पर क्या आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, इफ देयर इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एनी यूरिनरी ट्रैक, तो अगर यहाँ पर लेट्स सपोज मेरे पास ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या यूरिन यहाँ से आगे जाएगा? सर नहीं जाएगा। बच्चों अगर यूरिन आगे की तरफ नहीं जाएगा, यूरिटर की तरफ नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा, आपके इन मेजर जो रीनल का पार्ट है ना, मेजर कैलिसिस और माइनर कैलिसिस और जो पेल्विक रीजन है, यहाँ पर यूरिन क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। जब हमारे पास एक एक्सक्रीट अमाउंट ऑफ मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन आपकी किडनी या नेफ्रॉन किडनीज के अंदर डिपॉजिट हो जाती है ना बच्चों, तो उसकी वजह से फिर हमारे पास क्या होती है, किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई यूरिन आगे जा ही नहीं रहा। जब यूरिन आगे नहीं जा रहा तो हमारे पास वहां पर डिपॉजिट हो रहा है। जैसे हमने वहां पर भी बात की थी ना आपकी रिस्पायरेटरी और जो कार्डियो सिस्टम, उसके अंदर भी हमने ऐसी बातें की थी कि अगर पेशेंट में लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो बैक शंट होगा ब्लड का, वो ब्लड हमारे पास किडनी में लंग्स में चला जाएगा और आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं। इसी तरह जब आपके पास यूरिन का बैक शंट होगा और किडनी के अंदर जाके यूरिन डिपॉजिट हो जाता है तो आपकी किडनी क्या हो जाती है बच्चों, डैमेज हो जाती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं कि सर ये जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होती है किडनी की, ये ज्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर होती है, इसके क्या क्या रीजन होते हैं बच्चों? उसकी तरफ जाने से पहले ना पहले आपको एक दो नॉर्मल चीजों का पता होना चाहिए। ये मेरे पास क्या है, यूरेटर, एंड देन आई हैव द यूरिनरी ब्लैडर, और फिर हमारे पास बच्चों यूरिथ्रा है। ये देखो, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर, एंड देन द किडनी, ये आपकी ब्यूटीफुल किडनी। अब नॉर्मली यहां से बच्चों यूरिन निकला, ये चलो समझ लो यूरिन है, तो इसकी डायरेक्शन होती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर,
फिर यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, यूरिथ्रा, और हम यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। अब 3 पॉइंट्स आपने ऐसे याद रखने हैं जहां पर ज्यादातर हम क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर तो हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है ना बच्चों। तो 3 पॉइंट्स आपने ऐसे याद रखने जहां पर ज्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन होती है बच्चों। सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो होती है इस पार्ट के अंदर, ज्यादातर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, यूरिटेरोपेल्विक जंक्शन। नंबर 1 पे क्या है, यूरिटेरो। यूरिटेरो क्या मतलब होता है भाई, यूरिटर, यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन, तो वो ऊपर आपका पेल्विक वाला रीजन है ना किडनी का, ये पेल्विक वाला रीजन। तो बच्चों ये है यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन। तो पहली तो हमारे पास ये साइट है जहां पर क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 बच्चों ये दरमियान के अंदर, ठीक है। नंबर 2 पे कहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, मिड पोर्शन ऑफ द यूरिटर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिड ऑफ यूरिटर। और ये जो मिड ऑफ यूरिटर होता है यहाँ पर हमारे पास आई थिंक इलिक आर्टरी होती है, वो इसको ऊपर से कंप्रेस करके जिसकी वजह से ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। यहाँ पर ना इस तरह आर्टरी गुजर रही होती है, तो जब वो आर्टरी डायलेट कर जाए ना तो वो यूरेटर को कंप्रेस कर देती है। जब वो कंप्रेस करेगी तो देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन एंड इट कैन लीड टुवर्ड्स द हाइड्रोनेफ्रोसिस। बच्चों तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ पर, दैट इज द नंबर 3। इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द यूरिटेरो वेजिकल जंक्शन। क्या कहना बच्चों आपने इसको, यूरिटेरो वेजिकल जंक्शन। वेजिकल का मतलब जहां पर भी हम यूज करते हैं ना, ये यूरिनी ब्लैडर का, इसका मतलब यूरिनी ब्लैडर होता है। तो ये तीसरी जो आपके पास बच्चों जंक्शन हो सकती है, दैट इज द यूरिटेरो वेजिकल जंक्शन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको पास डॉक्टर अलीना आपको याद होने चाहिए जहां पर आपके पास ना ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। नंबर 1 कौन सा, यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन। नंबर 2 कौन सा, मिड ऑफ द यूरिटर। नंबर 3 इज द यूरिटेरो वेजिकल जंक्शन, यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास 3 साइट्स होती हैं जहां पर ज्यादातर क्या होती है बच्चों, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ये चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि सर कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट के अंदर ना हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, कि जो उसका यूरिन वो बैक सेंड करता है। तो मेन चीज तो मैंने आपको बता दी है, आपने जंक्शन देखनी है। अब वो जंक्शन मैंने आपको 3 मोस्ट कॉमन लोकेशन से बताई है, बट ये जंक्शन हमारे पास कहाँ कहाँ पर हो सकती है, सॉरी ऑब्स्ट्रक्शन आपकी यूरिनी ब्लैडर में हो सकती है। लेट्स सपोज अगर आपकी यूरिनी ब्लैडर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में ये होता है ना कि आपका जो यूरिन होता है वो यूरिनी ब्लैडर से निकल नहीं ना होता। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर यूरिनी इनकॉन्टिनेंस वाली कंडीशन है ना, तो उसके अंदर ये जो हमारे पास यूरिन होता है बच्चों, ये बैक सेंड करना शुरू कर देता है। जब वो बैक सेंड करेगा तो इट कैन लीड टू द हाइड्रोनेफ्रोसिस। जी मैडम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किडनी स्टोन्स की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और वही आपको कह रहा हूँ कि ज्यादातर जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो हमारे यूरिनी ट्रैक के अंदर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उसका कोई भी रीजन है, चाहे वो यूरिन की एक्यूमुलेशन है, वो किडनी स्टोन है, कोई हमारे पास कंजेनिटल इश्यू है जिसकी वजह से वहां पर जंक्शन आ रही है, ठीक है। तो आपने जंक्शन वो किसी कोई भी उसका रीजन हो सकता है, मोस्ट कॉमन मैंने आपको ऊपर वाली आपको बताई, ठीक है। तो यहाँ पर यूरिनी कलेक्शन हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर साहब अगर आपके पास ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अगर आपका ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड अगर आपका लार्ज हो जाए, जिसको हम बीपीएस नहीं कहते, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया, जो आपको एल्डर्स के अंदर नजर आते हैं, तो उनके अंदर बच्चों ये बीपीएच होने की वजह से ज्यादातर हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। फिर इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पर होता है पोस्टीरियर यूरिथ्रल मेम्ब्रेन, यहाँ पर पोस्टीरियर यूरिथ्रल मेम्ब्रेन, तो अगर वो पोस्टीरियर यूरिथ्रल मेम्ब्रेन डीजनरेट ना करे, या वो अगर रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन कर दे कि आपके यूरिनी ब्लैडर से यूरिन यूरिथ्रा में नहीं जा रहा, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन, एंड इट कैन लीड टुवर्ड्स हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसके कॉजेज लिखता हूँ। सबसे पहले हम कॉजेज लिखेंगे बच्चों के अंदर, क्योंकि ये कंडीशन ना बच्चों में बड़ी कॉमन है। तो पहले हम लिखते हैं कि सर जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर क्या क्या रीजन हो सकते हैं दैट कैन लीड टुवर्ड्स द हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो बच्चों उनमें ज्यादातर होते हैं कंजेनिटल इश्यूज। बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है ज्यादातर, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स। अब कंजेनिटल प्रॉब्लम्स क्या है कि उनको जो बचपन से मसले आ रहे हैं, वो मसले बच्चों क्या हो सकते हैं कि सबसे पहले ये तो ये जो यूरिटेरोपेल्विक जंक्शन है ना, यहाँ पर क्या हो जाए, नैरोइंग हो जाए। नंबर 1 पे क्या, बचपन से ही पेशेंट की प्रॉपरली क्या है डेवलपमेंट, या प्रॉपरली उसकी डीजनरेशन या प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हुई किसकी, यूरिटेरोपेल्विक जंक्शन की। ये जो यूरिटेरोपेल्विक जंक्शन अगर इसकी क्या हो जाए, नैरोइंग हो जाए, पेल्विक जंक्शन नैरोइंग, अगर बच्चों इसकी नैरोइंग हो जाएगी तो क्या हो सकता है बच्चे के अंदर, हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो यहाँ पर मैं इसको नैरोइंग लिख देता हूँ। इसके अलावा डॉक्टर साहब अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या है, यूरिटेरो
वेजिकल जंक्शन में नर्विंग हो जाए, यूरी टेरो वेजिकल जंक्शन नर्विंग, तो अगर यहाँ पर बच्चों नर्विंग हो जाए, स्टील क्या हो सकती है, हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है उसके अंदर, हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, बच्चों की बात करूं, अब बच्चों में एक जो बहुत मोस्ट कॉमनली हमें काज नजर आता है वो है पोस्टीरियर यूरिथ्रल मेम्ब्रेन डिसफंक्शन। तो ये आपने बड़ा कॉमनली याद रखना, क्या, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व और मेम्ब्रेन एबनॉर्मेलिटी। तो अगर आपका ये जो यूरिथ्रा मैंने बनाया तो इसका ये जो पोस्टीरियर मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, अगर वो डीजनरेट ना करे या अगर वो प्रॉपर्ली अपनी फॉर्मेशन ना कराए और वो रास्ते में आ रहा हो, ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहा हो, तो बच्चों को भी क्या करवा सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो बच्चों के अंदर ये अपने कंजेंटल इश्यूज ना ज्यादातर याद रखने होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक वो वेजिको यूरिटेरियल रिफ्लेक्स भी होता है बच्चों के अंदर ना, बड़ा कॉमन, तो उसकी वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। अगर आपने लिखा तो यहाँ पे लिखिए, ये बड़ा कॉमन है, ये वैसे आगे जाके डिजीज भी से रिलेटेड हमने पढ़नी है, लेकिन आप इसको लिख ही लो, वेजिको वेजिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स। वेजिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स का क्या मतलब बच्चों, वेजिकल का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटेरिक का मतलब होता है यूरिटर। तो अगर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर से यूरिटर की तरफ बैक जंक्शन होना शुरू हो जाए या बैक शंट होना जो शुरू हो जाए आपके यूरिन का, तो उसकी वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है। अब इसका पता है क्या रीजन होता है, अगर आप देखो ना तो नॉर्मली आपका यूरिटर आता है ऊपर से, अगर किसी पेशेंट में यूरिटर की लोकेशन हो जाए यहाँ पर इस तरह, कंजेंटल इशू है ना, एबनॉर्मली यूरिटर की हमारे पास इस तरह की फॉर्मेशन हो जाए, तो इस बंदे के अंदर ना ज्यादातर वेजिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स होता है, और वो फिर क्या करता है, एट द एंड स्टेजेस की तरफ हाइड्रोनेफ्रोसिस काज कर देता है। तो ये तो थे बच्चे आपके पास चिल्ड्रन जिनके अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। अब आते हैं कि सर अगर एडल्ट हैं, अगर हमारे पास एल्डर्स हैं, एडल्ट या जो एल्डर्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस का क्या रीजन हो सकता है, उनके अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस का क्या रीजन हो सकता है। तो जैसे आप मुझे बता रहे थे कि किडनी स्टोन की वजह से हो सकता है, किडनी स्टोन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, और इसमें आप याद रखना रिकरेंट किडनी की वजह से, ठीक है, बार बार जब किडनी स्टोन बनते हैं तो उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। इसके अलावा जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मोस्ट कॉमन जो कंडीशन आपको नजर आती है एल्डर्स के अंदर बच्चों को है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। जब आपका बच्चों ये प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज लार्ज हो जाता है ना, तो ये क्या करता है, ये आपके इस यूरिनरी सॉरी ये यूरिथ्रा को कंप्रेस कर, जब यूरिथ्रा कंप्रेस होगा या आपका यूरिनरी ब्लैडर पीछे से कंप्रेस हो रहा होगा उसका अंटीरियर वॉल ना, तो यूरिन आपके पास पास नहीं होगा, पास नहीं होता, जाहिर बात है वो नीपी बैक साइड तक शंट करता है एंड इट कैन लीड टुवर्ड्स द हाइड्रोनेफ्रोसिस। एंड बीपीएच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्लिनिकल थिंकिंग के हिसाब से या क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यार डॉक्टर साहब आपको तो पता होगा फोली कैथेटर कितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो पेशेंट आता है इसको फोली पास करो, इसको फोली पास करो, क्योंकि जैसे 50-60 साल का बंदा होता है ना, उसके अंदर बीपीएच होता है, उसको यूरिन पास नहीं हो रहा होता, फिर हम उसके क्या करते हैं, ये फोली कैथेटर को उसके अंदर डालते हैं, जिसको हम पेशाब की नाली भी कहते हैं, ठीक है। तो वो उसका रीजन ये बीपीएच ही होता है कि हमने यूरिन को पास करवाना होता है, उसके लिए फिर हम इसको फोलिक कैथेटर डालते हैं। जो एचओ होते हैं उनको सबसे पहले फोलिक कैथेटर ही सिखाया जाता है। तो ये बच्चों बीपीएच इसका रीजन हो सकता है, किडनी स्टोन की हमारे पास फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है, उसकी जो कॉमनली टाइप है वो है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब है बच्चों, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फुलफिल्ड हो गया और वो आगे यूरिन पास नहीं कर रहा। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब है कि मेरे पास ये यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है और इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये पड़ा हुआ है यूरिन, और ये इस यूरिन को आगे पास नहीं कर रहा। वो पास बच्चों क्यों नहीं कर रहा होता, देखो इसके बहुत सारे रीजन हैं। लेट्स सपोज मैं अगर आपको एक रीजन बताऊं ना, तो मेरे पास जो न्यूरॉन्स थी ना, जिन न्यूरॉन्स ने आपके यूरिनरी ब्लैडर की ना कॉन्ट्रैक्शन करवानी थी, और कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद क्या करना था, इस यूरिन को आगे पास करना था। अगर आपकी ये न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती हैं, और ये न्यूरॉन्स आपके पास बच्चों कहाँ से आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं। तो अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हो और उस इंजरी की वजह से न्यूरॉन्स डैमेज हो, जिन न्यूरॉन्स ने यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना था, अब न्यूरॉन्स के डैमेज होने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा इसमें से यूरिन नहीं निकलेगा, जब यूरिन नहीं निकलता इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो ये यूरिन क्या करता है,
जैसे वो टैंकी ओवरफ्लो करती है तो पानी बाहर आना शुरू हो जाता है ना, तो यहाँ पर जब यूरिनी ब्लैडर ओवरफ्लो करता है तो आपका यूरिन यूरेटर में जाना शुरू कर देता है, फिर यूरेटर से किडनी, फिर किडनी की तरफ क्या हो जाता है बच्चों, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है। तो ये चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कि सर पेशेंट अगर मेरे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस, देखो बच्चों का हमने ज्यादातर कंजेंटल इश्यूज देखे हैं, जो हमारे पास एल्डर्स हैं ये ज्यादातर हमारे पास बीपीएच हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, तो ये किडनी स्टोन हो गए, ये इनके ये रीजन होते हैं, जिस साथ साथ आपने याद रखते जाना। आगे आते हैं कि सर पेशेंट हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस का, तो उसको सिम्टम्स क्या होती हैं बच्चों, याद रखना है जो स्टेज 1 की हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, जो वैसे हम सर्जरी के अंदर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, स्टेज 1 हाइड्रोनेफ्रोसिस, स्टेज 2, स्टेज 3, तो यहाँ पर मैं आपके लिए मेडिसिन के लिए यूज कर देता हूँ माइल्ड नेफ्रोसिस या माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो जब माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी ना, हाइड्रोनेफ्रोसिस, और कौन सी हाइड्रोनेफ्रोसिस बच्चों, अगर माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है तो ये पेशेंट हमारे पास क्या होते हैं, ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, माइल्ड वाले को सिम्टम नहीं आते। लेकिन जिन लोगों के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस सीवियर हो जाए, मतलब कि काफी सारा यूरिन उनकी किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाए, फिर उन लोगों के अंदर हमें सिम्टम्स आते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी बच्चों तो आप क्या करोगे सर, सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर, सॉरी सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले पेशेंट में हमें सिम्टम्स क्या नजर आएंगे बच्चों, सबसे पहले फ्लैंक पेन, जो हमने कहा था कि किडनी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले पेशेंट के अंदर आपको फ्लैंक पेन ही नजर आती है, ठीक है। इसके अलावा सर हमारे पास पेशेंट में क्या नजर आती है, इस पेशेंट के अंदर आपको एब्डोमिनल पेन। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन हो गए मुझे ये सेम ही केसेस मिल रहे हैं, यूटीआई वाले पेशेंट्स के अंदर ना एब्डोमिनल पेन होता है, और ये एब्डोमिनल मतलब वो तो आपको एब्डोमिन ही बताता है, लेकिन ये असल में अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन है जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, तो वो सुप्राप्यूबिक पेन होती है, ये आगे एंटीरियर साइड की तरफ ना आपके एब्डोमेन के। और उसके बाद फिर अगर पेशेंट के अंदर उसको यूटीआई हो रहा है, किडनी के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो उस पेशेंट के अंदर ना फिर ये बैक साइड की तरफ पेन होती है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपने ये सिम्टम देखनी है, मैंने कहा एसिम्प्टोमेटिक होता है जब माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, जब सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है फ्लैंक पेन, एब्डोमिनल पेन और बार बार यूटीआई, रिकरेंट यूटीआई होगा, ठीक है, ये रिकरेंट यूटीआई आपने स्पेसिफिकली याद रखना है। जब ये आपको मतलब लग रहा है कि यार इस पेशेंट के अंदर ना हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, तो फिर आपने बच्चों इसका क्या करवाना है, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करवानी है। सबसे पहले जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आपने इसके अंदर करनी है, डेट इज अ अल्ट्रासाउंड, डेट इज अ, आपने इस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाना है। बच्चे जब आप इसका अल्ट्रासाउंड कराओगे तो कैन यू सी हेयर, अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये देखो अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको ये सारी ये ऊपर ये इसको इसको ना उसके साथ रिलेट करके देखो, ये देखो यहाँ पर यूरिन इकट्ठा हुआ है, और ये आपके पास जो कैलिसिस है ना, ये आपको मतलब ये बिगर यहाँ पर नजर आ रही है, और ये क्यों नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर यूरिन इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ से आपको शक हुआ कि हाँ भाई इस बंदे के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। तो जैसे आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको क्या है, डायलेटेड मिले, क्या डायलेटेड, डायलेटेड यूरेटर आपको मिलता है, उसके बाद आपको डायलेटेड कैलिसिस मिलते हैं, ठीक है। कैलिसिस मैंने आपको बताया था ना, दो टाइप्स के कैलिसिस होते हैं, एक होता है मेजर कैलिसिस, जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी हुई है उनको पता हो कि ये क्या बातें हो रही हैं, एक होता है मेजर कैलिसिस, और दूसरा हमारे पास होता है माइनर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस। और ये जो मेजर, ये ना सारे ये कैलिसिस वाले एरिया सारा क्या कर जाता है, ये डायलेट कर जाता है, और वो क्यों डायलेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर यूरिन एक्यूमुलेट है। बच्चों आपने अल्ट्रासाउंड के ऊपर नहीं रहना, आपने इस बंदे का, फिर आपको शक हो गया ना कि हाँ भाई हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, आपने इस बंदे का सीटी स्कैन भी कराना है। क्या करवाना है बच्चों, सीटी स्कैन करवाना है, ताकि मुझे पता चले कि, क्योंकि सीटी स्कैन में देखो आपकी किडनी भी आ रही है, ये देखो पूरी किडनी भी, यूरेटर भी, उसके बाद ये नीचे जाके आपका यूरिनी ब्लैडर भी आ रहा है। तो आप जब इस पेशेंट का सीटी स्कैन कराओगे ना, इस पूरा के यू बी का मतलब किडनी का भी, यूरेटर का भी और यूरिनी ब्लैडर का, तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें किस किस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो इस बंदे को यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, इस बंदे के यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ये देखो हाइड्रोनेफ्रोसिस नजर आ रही है आपको इस पेशेंट की किडनी के अंदर। तो सीटी स्कैन बच्चे आपको बताएगा कि हाँ भाई पूरे ट्रैक के अंदर कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है,
और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास कौन कौन से एरिया डायलेटेड आया, कि किडनी सिर्फ डायलेटेड है, या किडनी के अंदर में सिर्फ वाटर यूरिन डिपॉजिट है, या यूरेटर के अंदर भी है, या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी है। तो सीटी स्कैन करवाने के बाद आपको एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है ना, तो ये पीछे वाला सारा किडनी और ये यूरेटर का सारा पार्ट आपको डायलेटेड नजर आएगा। ठीक है, और उसमें आपको यूरिन डिपॉजिट नजर आएगा। तो बच्चों इसके लिए हम डायग्नोस्टिक के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, और क्या करेंगे बच्चों, अपनी सीटी स्कैन करवाना है, और इसकी बेस के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, इसका डायग्नोज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सर, इनका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। बच्चों अगर तो सिम्टम्स आ रही हैं माइल्ड, मतलब कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं आई हैं, तो माइल्ड सिम्टम बच्चों के अंदर इस तरह होता है कि वो ना मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर रिजॉल्व कर जाती हैं। माइल्ड सिम्टम स्पॉन्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व्स, मतलब खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, जिनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स होती हैं। हाँ, जिन लोगों के अंदर आपको मतलब के सीवियर सिम्टम नजर आती हैं, और सीवियर सिम्टम लेट्स सपोज एक मेरे पास 12 साल का बच्चा और उसमें मुझे सीवियर सिम्टम नजर आ रही हैं, फिर उस बच्चे के अंदर आपने देखना है, क्योंकि बच्चों के अंदर ज्यादातर क्या होता है, कंजेंटल इश्यूज हैं, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर की कनेक्शन में प्रॉब्लम्स होती हैं, कि यूरेटर सही तरीके से यूरिनरी ब्लैडर को नहीं लगा, या यूरेटर सही तरीके से किडनी को नहीं लगा, तो वो हमारे पास क्या होता है, कंजेंटल डिफेक्ट्स होते हैं। फिर जहां पर आपको कंजेंटल डिफेक्ट्स नजर आते हैं ना बच्चों के अंदर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कंजेनिटल डिफेक्ट्स की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, तो ये कंजेनिटल डिफेक्ट्स वाले पेशेंट हमारे पास सर्जिकल इंटरवेंशन होती है इनके लिए। इनकी आपने क्या करनी, किडनी सॉरी कह रहा हूँ, किडनी निकालने लगा था। इनके अंदर बच्चों आपने देखना प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को फिर आपने सर्जरी करके क्या करना, ठीक कर देना। अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये इस बंदे का ना जो यूरेटर है ना, वो यूरेटर इसका ना इस तरह एबनॉर्मल कनेक्टेड है, तो बच्चों ये जब एबनॉर्मली यूरेटर कनेक्टेड होगा, जब एबनॉर्मल यूरेटर कनेक्टेड होगा, तो आपके पास यहाँ पर जो यूरिन है ये इधर से बैक शंट करेगा, यहाँ से यूरिन बैक शंट कर देता है। तो अगर मैं इसकी सर्जरी करके इसके इस यूरेटर की लोकेशन को ठीक कर दूं, तो पेशेंट का हाइड्रोनेफ्रोसिस वाला जो मसला है वो क्या है, हल हो जाएगा। तो कंजेंटल डिफेक्ट्स के अंदर बच्चों आपने देखना कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम उस पेशेंट के अंदर यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन में है, तो आपने उसको ठीक करना है यूरिटेरो पेल्विक में। इसके अलावा अगर मिड पोर्शन में कोई प्रॉब्लम है, आयोटिक एनोरिज्म है, या वट एवर द रीजन, तो आपने मिड पोर्शन वाली अंडरलाइन काज को सर्जरी करके ठीक करना है। अगर हमारे पास यूरिटेरो वेजिकल जंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, यूरिटेरो वेजिकल जंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो आपने इसकी सर्जरी करके उस जंक्शन को ठीक करना है। ठीक है, चौथे नंबर पर अगर उस पेशेंट के अंदर हो रहा है क्या, वेजिको यूरिटेरल रिफ्लेक्स, वेजिको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स हो रहे हैं, तो इसका भी आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करना है। ये जितनी भी मैंने ऊपर ऑप्शंस लिखी हैं, इन तमाम केसेस के अंदर बच्चों आपने क्या करनी है, इनकी सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है। सर्जरी करके आपने डिफेक्ट को ठीक करना है, सर्जिकल इंटरवेंशन इंटरवेंशन। ठीक है बच्चों, सर इसके अलावा अगर मेरे पास एक बूढ़ा बंदा आता है और उसको बीपीएच की वजह से, बूढ़ा बंदा है, बीपीएच की वजह से क्या हो रहा है उस पेशेंट को, एक तो उसको यूरिनरी रिटेंशन होगी, हाइड्रोनेफ्रोसिस की तरफ भी जाता है। तो भाई बीपीएच वाले पेशेंट के अंदर जब यूरिनरी रिटेंशन होती है ना, तो हमने इसका मेन चीज क्या करनी होती है, यूरिनरी, जिनके अंदर रिटेंशन हो रही है, रिटेंशन का मतलब अगर वहां पर यूरिन इकट्ठा हो रहा है, बच्चों बूढ़ों के अंदर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने इनका मतलब यूरिन को पास आउट करना होता है बाहर। उसको पास आउट करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर फोलीज कैथेटर, आपने इसके अंदर फोलिस कैथेटर डालना है, और इसको जिसको हम पेशाब की नाली भी कहते हैं, फिर ये फोलिक कैथेटर क्या करेगा, यूरिन को आपके यूरिनी ब्लैडर से निकाल देगा। जब यूरिन निकल जाएगा तो हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस सिम्टम जो है ना वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब फोलिक कैथेटर तो भैया आपने डाल दिया, फिर इसके साथ आपने अंडरलाइन काज भी देखना है कि इसको बीपीएच, मतलब बीपीएच है तो फिर हम बीपीएच का ट्रीटमेंट करेंगे। उसके लिए आप क्या करते हो, अल्फा एंटागोनिस्ट देते हो, जिसमें मैं ड्रग का नाम है, चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देता हूँ। बीपीएच को आपने ठीक करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, टैमस्यूलोसिन ड्रग्स यूज करते हैं, टैमस्यूलोसिन। तो हमेशा बच्चों जो काज होता है, काज को ठीक किया जाता है, अंडरलाइन काज को आपने ठीक करना होता है। ठीक है, इसके अलावा सर कुछ जगह के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ स्टंट्स को यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरी यूरिटेरल स्टंट प्लेसमेंट।
अब ये आपने स्टंट प्लेसमेंट कहाँ पर करनी है बच्चों? ये स्टंट जैसे हम एमआई वाले पेशेंट के अंदर स्टंट की प्लेसमेंट करते थे ना ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए। अगर मेरे पास ये है यूरेटर, इस यूरेटर के अंदर यहाँ पर इस तरह है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब इस तरह इसकी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दरमियान में स्टंट डालूंगा इधर। यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ, स्टंट डालता हूँ। ये स्टंट आपके इस यूरिनी ब्लैडर को डायलेट कर देगा। जब डायलेट करेगा तो यूरिन यहाँ से क्या हो जाता है, इजीली पास हो जाता है। तो जिनके अंदर यूरिटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है ना, तो उनके अंदर हम यूरिटर स्टंट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका ट्रीटमेंट। अंडरलाइन काज को ठीक करना है, कंजेंटल डिफेक्ट है तो सर्जरी करके उसको ठीक करना है। इसके अलावा बीपीएच है तो अल्फा एंटागोनिस्ट देनी है, और साथ अपने पोलिस कैथेटर को पास करके उसके यूरिनी ब्लैडर को खाली करना है। इसके अलावा यूरेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज उसमें स्ट्रिक्चरिंग है, कंस्ट्रिक्शंस हो रही हैं दरमियान में, तो फिर उसके अंदर आप यूरेटर स्टंट प्लेसमेंट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट